अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैम? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस लेक्चर शुरू करें बेटा या वेट करना है अभी और स्टूडेंट्स का? आई थिंक बस शुरू करते हैं। मुझे बस ये बता दो कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, और शुड आई स्पीक लाउडर? जी मैम। चलो ठीक है, बस फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये, मैनुअल थेरेपी का। 2 का मतलब कि जो प्रेजेंटेशन का जो नंबर है वो 2 है। मैंने पहला लेक्चर आपको 2 पार्ट्स में करके पढ़ाया था। तो मैनुअल थेरेपी का जो सेकंड लेक्चर है आज, इसके अंदर पहला टॉपिक है कि अच्छा, मैनुअल में ना आप लोग जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको मैं बता देती हूँ कि मैनुअल थेरेपी, अभी जो ट्रीटमेंट है सारा फिजियोथेरेपी के अंदर, मैनुअल थेरेपी जो डोमेन है इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मैनुअली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जॉइंट्स की मोबिलाइजेशंस करते हैं या मैनुअल ट्रीटमेंट करते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स में से वो जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर से एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं केल्टन बॉन्ड। ठीक है। एक होगा केल्टन बॉन्ड, एक होगा मुलिगन, एक होगा नैक स्नैक। आई थिंक वो मुलिगन में ही आती है, और एक और था मेरे सेल में नहीं आया। मतलब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इनके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो केल्टन बॉन्ड अभी हम पहले पढ़ रहे हैं, ज्यादातर पोर्शन इसी में से है। केल्टन बॉन्ड के अंदर अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, अब इसके अंदर हम आगे पढ़ते जाएंगे कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, तो किस तरह की हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए, हमें मैनुअली बोन्स को या जॉइंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए कि उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, हाइपोमोबिलिटी है अगर किसी जगह पे, तो वो कैसे रिजॉल्व होते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, वी यूज ट्रांसलेटोरिक, बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशंस, या ट्रांसलेशंस होती हैं या फिर रोटेशंस होती हैं। तो हम ट्रांसलेटरी मूवमेंट यूज करते हैं। जॉइंट प्ले, जॉइंट प्ले का मतलब होता है जॉइंट की पैसिव मूवमेंट, मतलब एक थेरेपिस्ट जॉइंट के दोनों कंपोनेंट्स को पकड़ के मूव कर रहा है, बेसिकली मोबिलाइज कर रहा है इन अदर वर्ड्स। तो हम उसको ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स के साथ उसको मोबिलाइज करते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्लेन के अंदर। ट्रीटमेंट प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पेस है जिसके अंदर पेशेंट को हम या जॉइंट को हम एक सर्टेन पोजीशन में रख के ट्रीट कर रहे हैं। तो उसको एवेलुएट भी उसी तरह करते हैं और उसको ट्रीटमेंट भी उसी तरह करते हैं। फॉर एवेलुएशन हम ट्रांसलेटरी कौन से मूवमेंट्स यूज करते हैं, या हम ट्रैक्शन करते हैं, हम ट्रैक्शन करके एवेलुएट कर सकते हैं। आप लोगों ने एमएसके पढ़ी हुई है सबने? मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, ये चीज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ पहले, एमएसके? यस मैम। ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने टेस्ट पढ़े होंगे, एमएसके में होते ही सारे जो हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। उन डायग्नोस्टिक टेस्ट में कुछ टेस्ट ऐसे थे जिसके अंदर, जैसे आपके नी जॉइंट के वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट और एक वेरस स्ट्रेस टेस्ट टाइप होते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं मीडियल या मैम लैटरल काम साइड पे। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये कर ही नहीं दे आप। हाँ जी। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं, मुझे तो नहीं हो रही, बाकी को पता नहीं वैसे। मैं अच्छा नो बेटा। मैम, नहीं हो रही शो। अच्छा बेटा, मुझे हो गई हो गई। आप बताओ अब हो रही? जी मैम, अब हो रही। चलो ठीक, थैंक यू बताने के लिए, वरना सारा लेक्चर ऐसे ही गुजर जाएगा। अच्छा, तो मैं ये बात कह रही थी कि ट्रांसलेटरी ट्रैक्शन दी जाती है बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में टू सी कि यहाँ पे मसला है या नहीं। इसी तरह एक टेस्ट था स्पर्लिंग टेस्ट, सर्वाइकल में। नाम सुना हुआ है इसका? कहीं पढ़ा हुआ है नाम मिला उस स्पर्लिंग टेस्ट? बेसिकली वो क्या था मैं बता देती हूँ। सर्वाइकल के जो वर्टिब्रिज थे उनको कंप्रेस करते थे एक्सिली,
और अगर उसकी कंप्रेशन की वजह से, मतलब ये अगर ये वर्टिब्रीज है सर्वाइकल के ऊपर से जोर डालते थे, पेशेंट बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग अपराइट में, और उसको सिटिंग में होता था नॉर्मली, उसको ऊपर से कंप्रेस करना वर्टिब्रीज को, और अगर उनके कंप्रेशन की वजह से पेन आई है, तो इसका मतलब वो एवेलुएटिंग एक वो ट्रीटमेंट होता था कि रेडिकुलोपैथी जो है यहाँ पे है। मतलब कंप्रेशन ये भी एक लीनियर मूवमेंट है। अगर आप ट्रैक्शन होगी अगर दोनों वर्टिब्रीज ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, एंड इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो कंप्रेशन है। दोनों लीनियर मूवमेंट्स है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम एवेलुएशन के लिए ट्रैक्शन यूज करते हैं, कंप्रेशन यूज करते हैं, और उसके अलावा ग्लाइडिंग यूज करते हैं किसी एक साइड पे मूव करके। लेकिन मूवमेंट्स को रिस्टोर करने के लिए हम ज्यादातर जो है ग्लाइडिंग और ट्रैक्शन यूज करते हैं। मतलब कंप्रेशन को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते, लेकिन कंप्रेशन को हम एवेलुएशन के लिए जरूर यूज करते हैं। है ये भी एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है हम कहाँ करते हैं, एक ट्रीटमेंट प्लेन होता है और चूंकि ये कैल्टनबॉर्न कॉन्सेप्ट है, तो कैल्टनबॉर्न ट्रीटमेंट प्लेन होता है। अब कैल्टनबॉर्न ट्रीटमेंट प्लेन एक जॉइंट के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो मतलब एक जॉइंट है, उसके अंदर एक बोनी पार्ट जो है वो कन्वेक्स है, दूसरा बोनी पार्ट जो है वो कनकेव है। अंदाजा लगा ये कौन सा जॉइंट होगा? कोई गेस करे, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट कुड इट बी, जिसकी शेप्स ऐसी होती है उनके, उसका एक बोनी पार्ट कन्वेक्स होता है और दूसरा बोनी पार्ट कनकेव हिंज होता जॉइंट। है। वेरी गुड, हिप जॉइंट हो सकता है, शोल्डर जॉइंट भी ऐसा होता है, ये समहाउ बॉल एंड सॉकेट वाली वैरायटी। और एलिप्सॉइड जॉइंट्स भी इसी तरह के ही होते हैं। अच्छा, अब जो ट्रीटमेंट प्लेन है ये फर्क डलता है कि जो मूविंग पार्टनर है आपका वो कन्वेक्स है या कनकेव है। उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट प्लेन कहाँ है, मतलब वो साथ मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर तो ये ट्रीटमेंट प्लेन है, ठीक है, ये जो लाइन लगी हुई है ये ट्रीटमेंट प्लेन है इसके अंदर। अब इसके अंदर अब ट्रीटमेंट प्लेन है कनकेव के अंदर, लेकिन इफ द मूविंग जॉइंट पार्टनर इज कनकेव, मतलब अगर आपका जो कन्वेक्स है वो फिक्स है और जो बोन मूव कर रही है वो कनकेव है। अगर मैं इसमें बात करूं शोल्डर जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट के अंदर जो ह्यूमरस है वो कन्वेक्स होती है और जो स्कैपुला है वो कनकेव होता है। अगर हम शोल्डर जॉइंट की ऐसी मोबिलाइजेशन करें जिसके अंदर आपकी ह्यूमरस फिक्स कर दिए, लेकिन आपकी जो स्कैपुला है सिर्फ उसकी मूवमेंट हो रही है, तो अगर स्कैपुला मूव करेगी दैट इज कनकेव पार्ट मूविंग, तो ट्रीटमेंट प्लेन उसके साथ साथ मूव करेगा। बट अगर स्कैपुला हमने फिक्स कर दी है और आपकी जो ह्यूमरस है वो मूव कर रही है, नाउ द मूविंग पार्ट बोनी पार्ट जो है दैट इज कन्वेक्स, अब ट्रीटमेंट प्लेन इसके साथ मूव नहीं करेगा, मतलब ये स्टेशनरी रहेगा। तो केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लेन का जो फर्क है बस ये इतना सा थोड़ा सा है कि अगर मूविंग बोन कनकेव है तो ट्रीटमेंट प्लेन उसके साथ साथ मूव करता है, बट इफ द मूविंग बोन इज कन्वेक्स तो ट्रीटमेंट प्लेन जो है वो स्टेशनरी रहता है। अब जो ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स की हमने बात की थी कि ट्रैक्शन था, कंप्रेशन था, और उसके अलावा ग्लाइडिंग थी, इनको देख लेते हैं कि ट्रैक्शन क्या होती है। आप मुझे अपने वर्ड्स में बताएं कि आपने ये ट्रैक्शन कभी कहीं पहले पढ़ी हुई है या सुनी हुई है, आपको कुछ आइडिया है कि ट्रैक्शन क्या होती है? कोई आइडिया? ट्रैक्शन क्या होती है सिंपल वर्ड्स में, जो जो आपको समझ आ जाए। खिंचाओ। मैम रेजिस्टेंस। मैम जॉइंट्स को हम लोग मैन्युअली थोड़ा सा उनको थोड़ा सा स्पेस करते हैं ताकि उनको लुब्रिकेट कर सकें, या फिर उनके दरम्यान में अगर कोई इंफ्लेमेशन हो गई या वट एवर जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए। वेरी गुड, सब लोगों ने एक ही बात की है और दैट इज गुड, सही बात की है। ट्रैक्शन बेसिकली मतलब ये है कि आपने एक जॉइंट के अंदर अगर दो बोन्स हैं, आप मैनुअली उन दोनों बोन्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब यू आर मूविंग देम अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि ये एक लीनियर ट्रांसलेटरी जॉइंट प्ले मूवमेंट है। जॉइंट प्ले का मतलब होता है पैसिव जॉइंट मूवमेंट है। पैसिव क्या मूवमेंट होती है? एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है? मैम पैसिव जो जो हम खुद एक्सटर्नल होते हैं, होती है, एक्टिव पेशेंट खुद पैसिव परफॉर्म होती है करता है। जो मतलब कि स्पोर्ट कह सकते हैं किसी की स्पोर्ट से जो पैसिव है, और जो एक्टिव है
वो विदाउट सपोर्ट है। एक्टिव और पैसिव में जो मेन फर्क होता है ना, इसके आगे भी टाइप्स होती है ना एक्टिव असिस्टेड, पैसिव असिस्टेड, उसमें नहीं हम जाते। बेसिक जो डिफरेंस है सॉरी, एक्टिव होती है अगर पेशेंट अपने मसल्स को खुद यूज करके कोई मूवमेंट करे, और पैसिव होती है अगर थेरेपिस्ट उसकी मसल्स को मूव करे या उसके जॉइंट्स को मूव करे। तो ये जो ट्रैक्शन है ये एक पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट है, खुद पेशेंट नहीं परफॉर्म करता, हम पेशेंट के लिए बोन्स को ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। ये जो ट्रैक्शन है ये कहाँ पे होती है? एट राइट एंगल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। अब ट्रीटमेंट प्लेन कनकेव बोनी पार्ट के अंदर है ना, तो उसके बिल्कुल राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के ऊपर, इस एंगल के ऊपर मूवमेंट है। और मूवमेंट क्या है? टू एंड अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन। आप ट्रीटमेंट प्लेन से इसको अवे मूव करें तो वो ट्रैक्शन होती है। अगर कन्वेक्स बोनी पार्ट है उसको मूव करें तो इस तरह जाएगा, अगर कनकेव है तो इसको मूव करें तो ये इस तरह जाएगा। मतलब राइट एंगल के ऊपर इफ यू आर मूविंग देम, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो ट्रैक्शन है। इसकी जो ऑपोजिट मूवमेंट है वो क्या होती है? वो होगी कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? ये भी लीनियर मूवमेंट है, ये भी राइट एंगल पे होती है, लेकिन ये क्या है? टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। तीसरी मूवमेंट है हमारे पास ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या है कि ये ट्रीटमेंट प्लेन के अलोंग मूवमेंट है, ये भी ट्रांसलेटरी मूवमेंट है, पर दिस इज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। इस डायरेक्शन में कर लें, ये इसमें कर लें, या ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लें, हर डायरेक्शन में ये है कि क्या कहलाएगी? ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाएगी। अब बात आती है कि जी आप कैसे डिटरमिन करें कि ग्लाइडिंग जो है वो किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, या अगर रिस्ट्रिक्टेड आपको पता लग गई है तो आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। दो तरीके कार है, या तो आप सिंपल सिंपल ग्लाइड टेस्ट परफॉर्म कर लें, या फिर थोड़ा सा एक केल्टन बॉन कनकेवो कन्वेक्स रूल है उसको अप्लाई करें और फिर असेस करें कि क्या मसला हो सकता है। ग्लाइड टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आप जो बोन है ना, जो जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो जॉइंट कोई भी हो सकता है, हम सिंपल शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं, अभी एक ही पे अप्लाई करते हैं। आप शोल्डर जॉइंट को हर डायरेक्शन में ग्लाइड करें, जो उसकी नॉर्मल ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। अब शोल्डर की मूवमेंट ग्लाइडिंग कौन सी होती है? वो सुपीरियर कम करता है, इंफीरियर भी मूवमेंट होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर भी होती है। आप शोल्डर जॉइंट को इन सारी डायरेक्शन में ग्लाइड करें और देखें कि किस जगह पे ग्लाइडिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कम हो रही है ग्लाइड। और जिस जगह पे कम हो रही है, बस ये ग्लाइड टेस्ट आपको पता लग जाएगा कि इस डायरेक्शन में जो बोन है वो ग्लाइड नहीं कर रही। फिर आप असेस करें कि उसकी मूवमेंट जो है वो कौन सी रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि वो रोटेशन भी परफॉर्म करता है। तो आपको इस टेस्ट का फायदा क्या है कि डायरेक्ट मेथड है, आप करके फौरन पता लग जाता है, इससे पेनफुल होता है लेकिन ये। और दूसरा ये कि आपको ये भी पता लग जाता है कि किस हद तक रिस्ट्रिक्शन है, अगर है तो। दूसरा तरीका रिस्ट्रिक्शन का पता करने का, कि जॉइंट में एवेलुएट करने का कि रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, कहाँ है, ये हम करते हैं, ये तब करते हैं कैल्टन बॉन्ड का तरीकाकार, अगर तो बोन रोटेशंस जो है वो कम हो रही, मतलब ना एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन अगर शोल्डर जॉइंट की नहीं हो रही है, तो ज्यादातर हम कैल्टन बॉन्ड तब यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मूवमेंट नहीं हो रही है उसके अंदर से जो मूविंग बोन है वो कौन सी है, क्या वो कनकेव है या वो कन्वेक्स है। ठीक है, अब शोल्डर जॉइंट के अंदर एक बोन कनकेव होती है, एक बोन कन्वेक्स होती है। शोल्डर जॉइंट के अंदर कन्वेक्स बोन कौन सी होती है बच्चों? मैम ह्यूमरस। वेरी गुड, ह्यूमरस होती है। और कनकेव कौन सी होती है? मैम ग्लिनॉइड कैविटी होती है। ग्लिनॉइड कैविटी होती है, बेसिकली स्कैपुला का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले, अगर आपने शोल्डर जॉइंट पे एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो रही है, कोई डिजीज ऐसी बताएंगे जिसके बारे में आपको पता हो जिसमें एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर की बड़ी स्ट्रांगली लिमिटेड होती है? कोई डिजीज या ऐसी मैम रोटेटर कफ कंडीशन? इंजरी। दोबारा बोलो। रोटेटर कफ इंजरी में हो सकता है।
हाँ, रोटेटर कफ में हो सकता है। इसके अलावा भी एक बड़ी मेन कंडीशन होती है रोटेटर कफ में, तो इंजरी हो जाती है ना एक प्रॉब्लम की, पता मैम लग। फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर। शोल्डर। वेरी फ्रोजन फ्रोजन गुड, शोल्डर। शोल्डर। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर में एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो बड़ी स्ट्रांगली लिमिटेड होती है। अब आपका पेशेंट आया है और उसकी एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड है, ठीक है। अब पेशेंट तो आपको ये नहीं ना बता रहा कि मेरी ह्यूमरस खराब है या मेरी स्कैपुला खराब है या मेरे क्रोमियन में मसला है, ये तो अब आपने असेस करना है। आपको उसने सिर्फ इतनी हिस्ट्री दी है कि मेरी ना, उसको ये भी नहीं पता कि एक्सटर्नल रोटेशन है। वो आपको क्या बताएगा कि मेरे से ना कंघी नहीं होती, हाथ पीछे की तरफ नहीं जाता, कमर पे हाथ नहीं रखा जाता। तो सारे केसेस में क्या है कि जो ह्यूमरस है वो एक्सटर्नल फ्रोजन शोल्डर। रोटेट कर रही होती है, लेकिन उसकी नहीं कर रही। तो अब आपने क्या करना है, आप केल्टन बॉन्ड रूल अप्लाई करेंगे आप। और क्या अप्लाई करेंगे कि आप पहले ये देखेंगे कि जो मूविंग बोन जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, क्या वो कन्वेक्स है या कनकेव है। वो है यहाँ पे इस केस में कन्वेक्स है। तो फिर अब आप क्या करेंगे कि अगर उसकी बोन इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर वो ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पा रही है, तो जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे। ठीक है, ये रूल है कनकेव कन्वेक्स रूल का। इफ द मूविंग बोन इज कन्वेक्स, तो आप जो ग्लाइड है, जो मोबिलाइजेशन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करें। सिमिलरली, इफ द मूविंग बोन इज कनकेव, अगर शोल्डर की ह्यूमरस ठीक है लेकिन स्कैपुला नहीं मूव कर पा रही है या ग्लीनोइड कैविटी फिक्स हुई हुई है वहां पे, तो फिर आप क्या करेंगे, जो ग्लाइड है या जो मोबिलाइजेशन है, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज द रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। केल्टन बॉन्ड रूल कनकेवो कन्वेक्स का ये कहता है कि इफ द मूविंग बोन, इफ द रिस्ट्रिक्टेड बोन दैट इज नॉट मूविंग इज कन्वेक्स, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट यूज करेंगे, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मोबिलाइज करेंगे। लेकिन अगर आपकी मूविंग बोन जो है वो कनकेव है और वो फिक्स हुई हुई है और वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही या उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट की डायरेक्शन है वो भी मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करेंगे। मतलब यू विल उसको उसी डायरेक्शन में मोबिलाइज करेंगे जिस डायरेक्शन में वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इज इट क्लियर? यस यस मैम, मैम। क्लियर। चलो, अब ये जो ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स है ना, इनके कुछ ग्रेड्स होते हैं मूवमेंट के। तो मूवमेंट के ग्रेड्स हम कैसे परफॉर्म करते हैं या क्या चीज होती है? ग्रेड में सबसे पहले एक चीज होती है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है रिलैक्स पोजीशन। और यहाँ पे कौन सा जॉइंट नजर आ रहा है आपको? शोल्डर का। ठीक है, मुझे ये बताएंगे शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल नजर आ रहा है आपको? यस मैम, नजर आ रहा है। ठीक है, ये कैप्सूल है, ये जो बड़ा यस। ट्रांसलूसेंट। ठीक है। अब नौ अल्लाह ताला ने इन जॉइंट्स को कैसे बनाया है कि आपकी बोन्स के, दे आर क्लोज टू ईच अदर बट देयर इज सम स्पेस इन दिस कैप्सूल दैट अलाउज द फ्री मूवमेंट। उसको, वो जो फ्री स्पेस है ना, जो रिलैक्स स्टेट है कैप्सूल की, उसको हम कहते हैं स्लैक। वो बेसिकली क्या होता है, ये कैप्सूल में जो स्लैक होता है या जो लिगामेंट्स में होता है, ये नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए जरूरी होता है, इसके बगैर मूवमेंट्स नहीं होती। जब भी कोई ग्लाइडिंग परफॉर्म करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ये सुपीरियर है, सुपीरियर ग्लाइडिंग कम होती है क्योंकि इसके ऊपर एक फोमियन होता है, इंफीरियर, इंटीरियर या फिर पीछे की तरफ पोस्टीरियर, कोई भी जब आप ग्लाइडिंग परफॉर्म करते हैं तो जो सबसे पहले ये जो रिलैक्स स्टेट है ये पहले कंज्यूम होती है, ये थोड़ा सा टाइट होता है और उसके बाद जाके जॉइंट जो है वो मोबिलाइज होता है। तो ग्रेड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए देयर आर थ्री बेसिकली ग्रेड्स ऑफ जॉइंट अकॉर्डिंग टू केल्टन बॉन्ड। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग देयर आर थ्री ग्रेड्स ऑफ मैनुअल मोबिलाइजेशन, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ क्या होता है। ये ग्रेड 1 है। इसके अंदर जब आप जॉइंट को मोबिलाइज करने लगते हैं, ये स्टार्टिंग ग्रेड है, आप जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं तो बड़ी हल्की सी मूवमेंट दैट बेसिकली टेक्स अप द स्लैक, जिसमें सिर्फ लूजनिंग हो रही है, बहुत लाइट सी मूवमेंट होती है, वो ग्रेड 1 की होती है। आपने अपनी मोबिलाइजेशन को थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी और इंक्रीज की, ये ग्रेड 2 शुरू हो गया। अब ग्रेड 2 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
एक होता है स्लैक जोन, जिसके अंदर रिमेनिंग जो लैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो थोड़े से टाइट की तरफ जा रहे होते हैं, और जब वो पूरे टाइट हो जाते हैं तो उसके बाद टाइट जोन शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे टाइटनेस शुरू हो जाती है, और जब वो मैक्सिमली टाइट हो जाते हैं वो स्ट्रक्चर सारे, उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टॉप आ गया। और उस फर्स्ट स्टॉप के बाद, मतलब आप अभी मैनुअल मोबिलाइजेशन देते जा रहे हैं, यहां तक आके जो ग्रेड 3 पे, इस पॉइंट के ऊपर आके नाउ योर जॉइंट इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग द स्ट्रक्चर्स, या जो मोबिलाइजेशन आपने की है, इस पॉइंट के ऊपर आके, ग्रेड 3 के ऊपर आके उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेच पड़ा है। तो जो जॉइंट के ग्रेड्स होते हैं, बेसिकली ये 3 मेन ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। जो ग्रेड 2 है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके अंदर एक स्लैक जोन होती है, दूसरी ट्रांजिशन जोन होती है। स्लैक जोन में Slack zone में at the beginning of grade 2 range there is very little resistance to the passive movement, कम resistance मिलती है। लेकिन जब ट्रांजिशन जोन आती है, उसमें क्या होता है कि टिश्यू टाइट हो जाता है, और जो प्रैक्टिशनर है, आप जब मोबिलाइज कर रहे हैं, आप ज्यादा रेजिस्टेंस फील करते हैं पैसिव मूवमेंट को, और जब मैक्सिमम आ जाती है तो वो फर्स्ट स्टॉप होता है, और उसके बाद ट्रांजिशन जोन के बाद स्ट्रेचिंग शुरू होती है। नाउ यू कैन सेफली स्ट्रेच द टिश्यूज जो कि जॉइंट के जो क्रॉस कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये एक और उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये ग्रेड 1 है, इतना सा होता है ये, इसके अंदर बहुत लूज होती है, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है। ग्रेड 2 शुरू हो गया, इसके अंदर ये स्लैग जोन है इतना सारा। ठीक है, और स्लैग जोन के बाद ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स टाइट हो गए, ये थोड़ा होता है ट्रांजिशन जोन, जल्दी हो जाते हैं टाइट, और जैसे ही वो टाइट होते हैं यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट स्टॉप, और फर्स्ट स्टॉप के बाद क्या है, अब आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रेच होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो मोबिलाइजेशन है, पेन रिलीफ के लिए आप कौन सी जोन में या कितना जोर लगाते हैं आप बस इतना लगाते हैं कि पेशेंट जो है वो स्लैग जोन के अंदर है, इससे ज्यादा आपने इंटेंसिटी की मोबिलाइजेशन नहीं करनी। मतलब स्लैग जोन के ऊपर और ट्रांजिशन जोन से पहले पहले आप जो मोबिलाइजेशन, मतलब इससे अंदाजा लगाएं कि आपको कितनी कम फोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन चाहिए टू रिलीव अ पेशेंट्स पेन। आप पेशेंट को किसी जॉइंट में पेन है, वो आपके पास रिस्ट पेन के साथ आया, आप उसकी मोबिलाइजेशन करेंगे पेन रिलीफ के लिए, तो आप उसको कितनी मोबिलाइजेशन करेंगे, बस इतनी करेंगे कि वो मोबिलाइजेशन की जो इंटेंसिटी है वो स्लैक जोन के अंदर रहे, वो इससे आगे ना क्रॉस करें, बहुत हल्की सी आप इंटेंसिटी यूज करेंगे। अब ये तो था नॉर्मल ग्रेड। ठीक है, अब पैथोलॉजी भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। पैथोलॉजी क्या हो सकती है जॉइंट की, कि या तो जॉइंट हाइपोमोबाइल होगा, या फिर जॉइंट हाइपर मोबाइल होगा, मतलब दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। मुझे फर्क बताएंगे आप, हाइपर मोबाइल में और हाइपो मोबाइल में क्या फर्क होता है, किसी को पता हो? हाइपो मोबाइल हमें में रिस्ट्रिक्टेड जो मूवमेंट्स हैं वो है ठीक है। हाइपो में, और हाइपर में जो है, जो जितनी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है उसकी। ठीक ठीक है, कोई और? हम हाइपो में ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स आ जाती हैं, और हाइपर में जिसमें रेंज ऑफ मूवमेंट जो ज्यादा जैसे में लेग्जिटी ज्यादा हो जाती है, इस तरह की। हाँ, कॉन्सेप्ट ठीक है आप लोगों का, लेकिन एक की पॉइंट भूल गए आप लोग, वो ये कि हाइपो मोबाइल इज लेस देन नॉर्मल, सिर्फ लेस नहीं, लेस देन नॉर्मल, एंड हाइपर मोबाइल इज ग्रेटर इज देन, मोर देन नॉर्मल। हाँ ग्रेटर देन नॉर्मल। तो बस ये फर्क है दोनों में। तो एक नॉर्मल मूवमेंट होती है, अगर नॉर्मल रेंज आपके शोल्डर जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन की 120 है लेट्स से, तो हाइपोमोबाइल कंसिडर होगी अगर बिल्कुल मूवमेंट जो है वो आपके 5 डिग्री तक फ्लेक्शन है, इससे ज्यादा नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि फ्लेक्शन जो है वो हाइपोमोबाइल मोबाइल है, आपका जो शोल्डर जॉइंट है। और हाइपर मोबाइल क्या होगा, अगर वो 180 तक जाके फ्लेक्शन कर रहा है, तो तब हम कहेंगे कि जी ये हाइपर मोबिलिटी हो गई। तो इन पैथोलॉजिकल स्टेट्स के अंदर जो आपके ग्रेड्स होते हैं वो भी फर्क हो जाएंगे। और इनमें फर्क क्या होगा, अगर तो हाइपोमोबाइल है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है,
तो आपका जो स्लैक था, जो हमने पहले देखा था कि काफी सारा होता है, वो स्लैक कम हो जाएगा। मतलब जो रिलैक्स स्टेट है वो कम होगी, बहुत जल्दी ट्रांजिशन जोन आ जाएगी और जल्दी ही स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके कंपैरेटिव जो हाइपर मोबाइल स्टेट होगी, ये भी एबनॉर्मल स्टेट है, हाइपर मोबाइल भी एबनॉर्मल स्टेट है। हाइपर मोबाइल में जो स्लैक है वो नॉर्मल से ज्यादा हो, मतलब बहुत देर के बाद ट्रांजिशन जोन आएगी और ट्रांजिशन जोन के बाद स्ट्रेचिंग शुरू होगी। दोनों केसेस जो है वो डेंजरस है। हाइपर मोबिलिटी भी बहुत डेंजरस होती है। सिर्फ हाइपो मोबिलिटी जो होती है वो डेंजरस इस सेंस में होती है कि अगर आपने जोर आजमाई करने की कोशिश की है और आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, या कोई टिश्यू टेयरिंग हो जाएगी। और हाइपर मोबाइल में अगर आप, वो पहले ही पेशेंट का जो जॉइंट है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हुआ हुआ है कि वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, और उसके ऊपर आप उसको और आपने उसको स्ट्रेच कर दिया है, तो क्या होगा कि डिसलोकेशन हो जाएगी। मतलब हो सकता है बोन निकल के बाहर आ जाए या टिश्यू टेयरिंग भी हो जाती है उसके अंदर। तो दोनों केसेस जो है वो डेंजरस है। तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है कि आपको ये पता होगा कि हाइपर मोबाइल के अंदर ग्रेड्स इतने होते हैं और हाइपर मोबाइल में ग्रेड्स ऐसे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको कर सकते हैं। ग्रेड वन का यूज क्या होता है, हमने ये जो पढ़ा है कि नॉर्मल जो ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड वन क्या करता है, इसमें बस बेसिकली वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है जरा सी, इसको ग्रेड वन कहते हैं। और कंप्रेशन फोर्सेस को कम कर देती है और पेन रिलीफ करती है। बस इसका मेन फंक्शन यही होता है। जो ग्रेड टू है वो क्या करती है, उसका मेन फंक्शन होता है कि जॉइंट ट्रैक्शन या ग्लाइडिंग उसके अंदर होती है, पेन की रिलीफ भी होती है, और मोबिलाइजेशन, जो रिलैक्सेशन के लिए मोबिलाइजेशन करते हैं वो भी ग्रेड टू में कंसिडर होती है। ग्रेड थ्री क्या है, आप इसको बिल्कुल एंड फील को चेक करते हैं कि पेशेंट का एग्जैक्टली जो मसला है वो कहाँ पे जाके आ रहा है, क्या वो सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉब्लम है, क्या वो बोनी प्रॉब्लम है, या वो कोई और प्रॉब्लम है, तो वो ग्रेड थ्री में पता लगता है। और क्या है कि आपके जो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनकी मोबिलिटी होती है, और जो जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं उनको मोबिलाइज करना, जो प्रॉपर मोबिलाइजेशन है वो ग्रेड थ्री में जाके आता है। ये यूजेस है इनके। ठीक है, ये लेक्चर था आज का। समझ आ गया आप लोगों को? ये ज्यादा मुश्किल नहीं था? मुश्किल तो नहीं लगा? नो मैम। चलो अच्छी बात है, अगर मुश्किल नहीं लगा, अल्लाह करे से बाकियों को भी समझ आ गया हो, कोई एक बच्चा ही ना हो सिर्फ। तो इसकी रिकॉर्डिंग बेटे मैं आप लोगों को पावर पॉइंट और रिकॉर्डिंग का लिंक अभी जाके भेज देती हूँ। आप लोगों ने देख ली थी पिछली, कि उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग है जिनके पास, अब जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमारे पास कनेक्शन का इशू आ जाता है या क्लैश आ जाता है किसी के साथ, तो वो आराम से बाद में अपना पढ़ सकते हैं अगर क्लास में नहीं समझ आई, या रिवीजन के लिए भी। और आप लोगों ने मेरे से क्विज का पूछा था, आप लोगों की असेसमेंट सारी जो है वो ऑन कैंपस होंगी। तो मिड का जब स्केड्यूल आएगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, वो मैंने नहीं देना है। तो जो मिड का स्केड्यूल आएगा हम उसके साथ ही इंशाल्लाह उसी दिन क्विज रख लेंगे। आप लोगों ने मिड टर्म तो देने आना ही आना है उसी दिन, मिड के और बाद। क्विज भी उन्हीं लेक्चर से होना है? क्विज का क्या नहीं होना? क्विज भी उन्हीं लेक्चर से होगा हाँ जो थोड़े मिड वाले लेक्चर। होंगे? मतलब अगर मिड में 6 लेक्चर आ रहे हैं तो तो पहले क्विज तीन में का? 3 लेक्चर होंगे। यस मैम। ठीक है, लेकिन वो ही 3 होंगे, एक्स्ट्रा डिफरेंट नहीं होंगे। ओके। तो वो आप एक ही दफा तैयार कीजिएगा, क्विज भी दे दीजिएगा और जो मिड है वो भी उसी दिन दे लूंगी, ताकि आपको ना दोबारा आना पड़े और ना अलग से तैयारी करनी पड़े। ठीक है। यस मैम। मैम अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस बेटा मेरे पास पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं जूम मीटिंग के, मैं होस्ट हूँ ना, मेरे ओके पास मैम। शो हो जाते हैं, सारी लिस्ट आ ओके जाती है, तो मैं उसके ओके अकॉर्डिंग लगा लेती हूँ। ओके तो चलो मैं लेक्चर एंड करती हूँ, बस फिर आप लोग भी जाओ अपने। ओके मैम। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।